Today we are start essential element of crime. Before starting, I am just introducing myself. I am Dr. Vijay Kumar Beniwal, Assistant Professor, Government Law College, Alwar. Let's start essential element of crime. अपराध के आवश्यक तत्व क्या है? तो अपराध के आवश्यक तत्वों में सर्वप्रथम कोई कार्य किया है जो कि विधि द्वारा कोई दायित्व अधिरोपित करता है। जो कार्य किया गया है वह दुराशय या मैंसरिया के आधार पर किया गया है। ऐसा कार्य दुराशय के अनुसरण में किया गया है। उस कार्य को विधि द्वारा स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया गया और उस कार्य को विधि द्वारा स्पष्ट रूप से उसका दंड भी विहित किया गया। ये अपराध के आवश्यक तत्व बताए गए हैं। पर मोस्टली अगर अपराध के आवश्यक तत्व देखे जाए तो दो हैं, एक फिजिकल एलिमेंट, एक मेंटल एलिमेंट। फर्स्टली वी आर गोइंग थ्रू मेंटल एलिमेंट। मेंटल एलिमेंट मीन्स मैंसरिया। इंग्लिश विधि में सूत्र का प्रयोग किया गया है, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मैन सिट रिया, जिसे तात्पर्य है कि जब तक किसी व्यक्ति का मन आपराधिक भावना से ग्रस्त नहीं है, उसके द्वारा किया गए कार्य के लिए कोई आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। आपराधिक दायित्व उत्पन्न करने के लिए मेंटल एलिमेंट को मूलभूत कसौटी माना गया है अंग्रेजी विधि में। जब आईपीसी का निर्माण हो रहा था तो आईपीसी में मैंसरिया का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया। ये अपने आप में पूर्ण संकल्पना नहीं है, ये एक अधूरी संकल्पना है। आईपीसी में मैंसरिया की जगह कई अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि मानसिक तत्व को या अपराध में मानसिक तत्व को स्पष्ट करते हैं। मैंसरिया क्या है और मैंसरिया के आधार पर दांडिक दायित्व कैसे उत्पन्न होता है? क्या मैंसरिया की अनुपस्थिति में भी दांडिक दायित्व उत्पन्न हो सकता है? इन सब बातों को समझने के लिए हम दुराशय के आधार पर अपराधों का वर्गीकरण करते हैं। पहला कि वे कार्य जो कि इंटेंशन सहित किए गए हैं या जानबूझकर या स्वेच्छा से किए जाते हैं। दूसरा, ऐसे कार्य जो कि उपेक्षा से हो जाते हैं। तीसरा, ऐसे कार्य जहां स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का नियम या कठोर दायित्व का नियम लागू होता है और दुराशय या मैंसरिया की आवश्यकता ही नहीं होती है। प्रथम अपराध जिनमें स्पष्ट रूप से कुछ शब्दों में स्पष्ट किया गया है। इससे पूर्व कि हम ये देखें, हम मैंसरिया के इतिहास पर जाना चाहेंगे कि मैंसरिया का इतिहास क्या है, मैंसरिया के क्रिया को कितना फॉलो किया गया है और इंग्लिश विधि में इसे किस हद तक लागू किया गया है। इंग्लैंड में मैंसरिया पर 3 मुख्य केस है। प्रथमतः आर्म नाम खंडू, द्वितीय केस आर्म नाम शॉर्टी व अन्य, तृतीय केस आर्म नाम मेली व अन्य। इंग्लिश विधि में मेंटल एलिमेंट को आपराधिक दायित्व के लिए एसेंशियल माना जाता था। इन तीनों केसों में फैक्ट लगभग सिमिलर है, पर इनके थर्ड केस में आर्म नाम मेली व अन्य में निर्णय मैंसरिया पर
आधारित न करके नॉलेज पर आधारित किया गया। इन तीनों वादों के शॉर्ट में जो तथ्य है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टली, उन्हें आप समझ लीजिए ताकि आपके क्लियर हो जाए। पहला केस है आर्मनाम खंडू। इसमें एक व्यक्ति को कई व्यक्तियों के द्वारा अपने साथ ले जाया गया है और इंटॉक्सिकेटेड किया गया है। इंटॉक्सिकेशन करने के पश्चात मृतक के सिर पर वार किया गया जिससे वह अचेत हो गया। अचेत होने के पश्चात अभियुक्तों ने व्यक्ति को मृतक समझकर एक झोपड़े में ले गए और झोपड़ी के अंदर उसको डालकर बाहर से आग लगा दी। आग लगाने के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई। चिकित्सीय साक्ष्य में, चिकित्सीय रिपोर्ट में ये न्यायालय के समक्ष मुख्य बात यह आई कि व्यक्ति की मृत्यु का कारण दम घुटना था। अब न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न उत्पन्न हुआ जो कि वादी की वकील ने बताया कि इस पूरे संविवार को दो भागों में डिवाइड करके देखा जाए। इसमें स्पष्ट किया गया कि पहले संविवार के तहत व्यक्ति को मारने की इंटेंशन थी लेकिन उसे चोट कारित की गई और चोट कारित करने के पश्चात व्यक्ति मरा नहीं, यानी इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल वर्क या रॉन्गफुल एक्ट या क्रिमिनल एक्ट हुआ पर मृत्यु कारित नहीं हुई। दूसरे संविवार के दूसरे भाग में जहां पर व्यक्ति को मृत समझा गया है और उसके पश्चात एविडेंस को रिमूव करने के इंटेंशन से व्यक्ति को उठाकर झोपड़ी में डाला गया और आग लगा दी गई, तो दूसरे भाग में मारने का इंटेंशन नहीं था बट मृत्यु हो गई। दोनों जगह द्वितीय भाग में मेंसरिया नहीं था जबकि इच्छित परिणाम या क्रिमिनल एक्ट था। प्रथम भाग में मेंसरिया था पर क्रिमिनल एक्ट डेथ कॉज करने का नहीं हुआ या परिणाम मृत्यु के रूप में नहीं आया। इसी प्रकार के सिमिलर फैक्ट दूसरे केस में है जिसमें एक व्यक्ति को अभियुक्तों द्वारा सिर पे चोट मारी गई पत्थर से और अचेत होने के पश्चात नदी में फेंक दिया गया। वहाँ पर भी मेडिकल साक्ष्य में रिपोर्ट आई कि व्यक्ति की मृत्यु डूबने के कारण हुई।